हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस की, जो कि सीयूईटी में होने वाला है। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और ये बायोलॉजी जो है इसके बेसिस पे आप जो है बीएससी बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर में एडमिशन ले पाएंगे। तो इस सिलेबस की हम लोग बिल्कुल विस्तृत में चर्चा करेंगे, एकदम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी ने इस बार क्या कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका बायोलॉजी का सिलेबस जो है 12th बेस्ड कर दिया है। अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं देने हैं, एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th की जो बायोलॉजी है वो आएगी, आपको 11th की बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। इसके साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये कैसा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी पहले भी जानते हैं कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी का ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा जो है उसका वैल्यू रहा है हमेशा से। और बायोलॉजी के जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आपको छोड़ने का मन करता, बिल्कुल नहीं। इंसान को आता हो चाहे नहीं आता हो, कंफ्यूजन हो, तो भी वो कोशिश करता है कि बायोलॉजी वो 100% अटेम्प्ट करे। ठीक है, पहले भी ये होता था कि आपको कंफ्यूजन रह जाता था और उस कंडीशन में जो है आप एक या दो, जो जिस ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन है तो वहां आप रिस्क ले लेते थे। और अब तब तो ये भी क्लियर नहीं था कि एनसीईआरटी बेस्ड है। अब क्या है कि सबसे मेन चीज क्या हो रहा है कि ये कॉमन एग्जाम है। अब कॉमन एग्जाम होने से फायदे तो हैं, है ना, कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपके पैसे बच रहे हैं, आपका समय बच रहा है ना। लेकिन एक जो चीज है वहां पे ये हो जाती है कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, वो मेंटल प्रेशर क्या है कि आपको उसी एग्जाम में ये है कि उसी एग्जाम में अच्छा करना है। पहले ये होता था दिमाग में बच्चे कहीं ना कहीं ये होता था कि अगर यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, मैं वहां अच्छा कर लूंगा, तो एक प्रेशर कम फील होता है। लेकिन जब आपका सभी यूनिवर्सिटी एक साथ हैं, तो आप कहीं और जगह अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस सिंगल पेपर में एक अच्छा करने का प्रेशर बनता है और वो प्रेशर जो है आपसे हो सकता है और अधिक गलतियां करवा दे। तो अब हमें और अच्छे से और ढंग से पढ़ना है और नए तरीके से और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी को और ज्यादा फोकस में लाना है। पहले अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन 3 बार करते थे तो अब आपको 6 बार पढ़ना होगा, और आसान भी है। 11th को तो पूरा का पूरा हटा दिया गया और ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है 11th का ही था, आप सभी जानते हैं। 12th का पोर्शन तो इतना बड़ा है भी नहीं बायोलॉजी का। और उन लोगों की चालाकी अब क्या होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिलेबस उन्होंने 50% उड़ा दिया है, सिर्फ 50% से क्वेश्चन बनाने, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब क्या होगा, वो ज्यादा बारीकी से क्वेश्चन बनाएंगे। आपके सामने नए नए टाइप के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे फोकस अब और ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने से बोल दिया गया आपको कि 12th का सिर्फ सिलेबस आएगा, एनसीईआरटी बेस आएगा, तो ये मान करके चलिए कि बारीकियां काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब वहां पे हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको और अच्छे से तैयार करें, ऐसा तैयार करें कि क्वेश्चंस कैसे भी आए, कैसा भी घुमा करके आए, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन से आए, आपका जो है नुकसान ना होने पाए। और क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रिजल्ट के थ्रू जो है आपका एडमिशन होना है, तो इसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। और बायोलॉजी ना तो कोई छोड़ना चाहता है, ना मैं कहूंगा छोड़ने के लिए। खासकर जब सामने वाला कह रहा है कि एनसीईआरटी बेस हम कर रहे हैं, तब क्यों ही छोड़ना। जब इतना छोटा सिलेबस है तो हम उसे ऐसा तैयार करेंगे कि एकदम गर्दा मचा देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं। इससे पहले चंद लाइनें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि है गर्म हवाओं का डर उसको, है गर्म हवाओं का डर उसको जो मखमल में पलते हैं, है गर्म हवाओं का डर उसको जो मखमल में पलते हैं, अंगारों से भय क्या उसको जो कांटों पर चला करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है हम अपने सिलेबस की बातें करते हैं और फर्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये है यूनिट 1। यूनिट 1 क्या है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। इस यूनिट में जो है आपके सामने जो है यहाँ पे टोटल जो आप देख रहे हैं 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले जो है हम इस चैप्टर को एकदम एक्सक्लूड करके चलते थे, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ा सिलेबस होता था, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना एकदम लगभग कहिए 0 के बराबर होती थी। तो हम कहते भी थे कि कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि अब पोर्शन जो है घट चुका है, 50% घट चुका है। तो अब हमें इस चैप्टर को भी एकदम ढंग से पढ़ना होगा, है ना। इसमें कुछ बताया गया जाता है, जैसे कि आपका
एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सारे रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, है ना, जो अलग अलग जीवों में हो रहा है, बाइनरी, फिजन वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म को कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया जाता है। उसके बाद फिर उसके आगे हमें उसमें पॉलिनेशन जो है कैसे होता है, और पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। और कुछ जो है यहाँ एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में, उसके साथ ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको ये और बता दूं कि इस बार जो है, क्योंकि लैंग्वेज भी है, तो ये दोनों चीजें जो है बाइलिंगुअल आपके लिए रहने वाली है एकदम, ठीक है। तो बाइलिंगुअल एकदम हम आपको तैयार करने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे हिंदी के बच्चे हों चाहे इंग्लिश के बच्चे हों। यहाँ पे साफ साफ आप देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ये एकदम इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। पहले भी इंपॉर्टेंट था तो अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो ये यहाँ से ये जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स है चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इस यूनिट के ये दोनों बड़े चैप्टर हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इस यूनिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही दोनों बच जाते हैं। साथ के साथ इसमें एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूणिकी आ जाता है, जिसमें हम भ्रूण के बारे में जानते हैं, कैसे जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है ना, पूरा का पूरा जो है गर्भकाल में, यानी कि जो एम्ब्रायो है वो कैसे डेवलप हुआ है वो उसके बारे में हम जानते हैं। और बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन अंग कि पुरुष नर जनन अंग और मादा जनन अंग के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या पढ़ना होता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो है रिप्रोडक्टिव डिजीज जो है उनसे बचा जा सकता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करने के तरीके। इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी अगर दंपति को, तो वो कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है वो संतान सुख प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें क्या है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी कि आनुवंशिकी एवं विकास, ठीक है, आनुवंशिकी एवं विकास, रिप्रोडक्शन, यहां इसको जनन लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी आनुवंशिकी एवं विकास, आनुवंशिकी एवं विकास। इस यूनिट में, ये यूनिट भी पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है। इसमें हम मेंडल के लॉ पढ़ते हैं। उसके बाद हम कैसे जो है वेरिएशन जो है आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हम इसको पढ़ते हैं। बेसिकली हम यहाँ मेंडलिज्म को अच्छे से पढ़ते हैं। मेंडल के बारे में आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में जानकारी जो है पढ़ने को मिलती है ना। उसके फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सब आपको पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें पेडिग्री जो है वो पढ़ने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं बता दूं आपको काफी ज्यादा है। कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना है, मतलब रटने की चीजें बहुत ही कम है, यहाँ तो एकदम ना के बराबर मान लीजिए। और इससे पहले भी, या इससे पहले क्या मैं बेसिकली बात करूँ तो पूरा 12th ही कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है ना। रटने का पोर्शन 11th में ज्यादा था, तो ये ज्यादा अच्छी बात हुई आपके लिए कि 11th आपको पढ़ना ही नहीं है, मतलब रटने का कुछ भी नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, अगर आप का दिमाग जो है पढ़ते टाइम एकदम सही संतुलित अवस्था में रहता है, आप इधर उधर नहीं सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं उसी पे ध्यान है, तो आपके लिए ये 12th पोर्शन बायोलॉजी का तैयार करना और बार बार तैयार करना एकदम इजी है। अगर आप 1 से 2 बार भी ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल जो है पोर्शन आपके एग्जाम में रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, है ना। तो क्या है वंशागति का आणविक आधार? डीएनए, है ना। तो डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे जो है
डीएनए से डीएनए कैसे बनता है ना, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, जिसे बेसिकली हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यानी कि अनुलेखन अनुवादन ये सब कहते हैं। आपने नाम सुना है, नहीं भी सुना है तो सुन लेंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डिटेल में आपको जो चीजें हैं समझाई जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे मेन चीज ये है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। इवोल्यूशन यानी कि विकास, ठीक है, विकास जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन तो पढ़ते ही हैं और इसके साथ साथ हम बेसिकली बात करते हैं कि धरती पे जीवन कैसे आया है ना, हमारे अर्थ पे जो है लाइफ कैसे जो है आई है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। मान करके चलते हैं, पहले मान लीजिए कि एकदम ब्रह्मांड बना है ना, ये यूनिवर्स बना तो क्या टेम्परेचर था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, कैसे फिर लाइफ कैसे यहाँ पे पॉसिबल हुई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले क्या चीज़ बनी फिर क्या बनी, ये सारी चीज़ें चैप्टर में हमारी पढ़ने वाली बातें। यहाँ क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करें तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि यहाँ जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, यूनिट थर्ड में क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है। इसमें आप नाम से क्लियर है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ एंड डिजीज, जो बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वायरल डिजीज जो भी हैं, चाहे बैक्टीरियल डिजीज हैं, इन सब के बारे में, चाहे कैंसर और एड्स के बारे में हम थोड़ा इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है। यहाँ पे पहले जो है ये थोड़ा सा इस चैप्टर को वेटेज हम लोग उतना नहीं देते थे, या यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल माना जाता था। तो यहाँ जो है अब यहाँ का भी जो है वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है 12th पार्ट से ही बनने हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे हमारे पास में भोजन की कमी थी, ठीक है। हमारे देश की जनसंख्या शुरू से ज़्यादा रही है और उतना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न यानी कि फूड्स नहीं थे। तो कैसे जो ग्रीन एवोल्यूशन आप हरित क्रांति जो आप पढ़ते हैं वो कैसे आई, कैसे जो है हम प्रोडक्शन में इस तरीके से आगे आए कि हम अब अपना ही नहीं हम दूसरों को एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। जो माइक्रोब्स हैं वो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आपके लिए नुकसानदायक है तो ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी भी हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं, है ना। तो इस टाइप के जो भी माइक्रोब्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं। और इसमें जो है वाटर पॉल्यूशन जो होता है, वाटर को ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 4, इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, है ना। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम का उभरता हुआ जो है, आप ये मानिए कि उभरता हुआ एरिया है। अब इस टाइम में इसमें डिमांड बढ़ती जा रही है, समय के साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। खासकर जो है आपका फार्मेसी वाली इंडस्ट्री जो है वहाँ बढ़ रहा है, बाकी अदर जगह भी इसके जो है रोल काफ़ी ज़्यादा है। ये नया है और इस को ऑलरेडी पहले से ही वेटेज काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को माना जाता था और इससे क्वेश्चंस जो हैं हमेशा ज़्यादा आते रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहे हैं और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते रहे हैं, कुछ सीखने को इसमें आपको ज़्यादातर मिलता है। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बाकी सारे कैसे जो है इंसुलिन वगैरह कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको पढ़ने को मिलती है। तो इसके बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से, मतलब इसके उपयोग कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस यूनिट में मात्र 2 चैप्टर हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी 3rd यूनिट जो है आपका, 4th यूनिट सॉरी, मानव कल्याण, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 4th यूनिट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, 5th यूनिट इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इकोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरा ये यूनिट को इकोलॉजी बोल रहे हैं हम। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां, ठीक है। इसमें हम बेसिकली जानते हैं किसके बारे में, कैसे जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है कैसे एक पूरा जो
अदर ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन स्पीसीज है, तो वो सिर्फ अगर चाहे तो हमारा जीवन चल सकता है, नहीं चल सकता। हमें हमारे आसपास और जो स्पीसीज हैं, है ना, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, वो चाहे बकरी है, उन सब पे भी चीज़ें हमारी डिपेंड करती है। पेड़ों की जो स्पीसीज है उन पे भी डिपेंड करती है, तो कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टर कौन कौन से। जैसे मान लीजिए इंसान क्या है, इंसान या तो जी रहा है या मर जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन में क्या होती है, एक रेट होता है, हाँ, कि 1000 में से इतने लोग एक दिन में मर रहे हैं, या 1000 में इतने लोग जन्म ले रहे हैं डेली। तो इस तरह से हम जो ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन में क्या क्या जो है कनेक्शन है वो, और डिफरेंसेस क्या क्या है, ये सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र। तो ये तो जीव और समष्टिगत हो गया। इसके पास अगर हम पूरा क्या जोड़ दें, हमारा वायुमंडल जोड़ दें, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जोड़ दें, तो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, है ना, जिसमें हम रह रहे हैं। तब मान लीजिए हमारा और आपका क्या है, कनेक्शन चल रहा है, हम आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, चाय पे मिल रहे हैं, पर हम किस इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ हमारी और आपकी बात हो रही थी, पर अगर बात कर दी जाए उस जगह की, मतलब हम बोल दे उसमें साथ के साथ हम क्या बोल दे कि हमारा मिलना जुलना किस में होता है, वाराणसी में होता है, वाराणसी का टेम्परेचर ये है, इस दिन बारिश हो रही है, नहीं हो रही। तो अगर हम उस इन्वायरमेंट के फीचर्स भी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, पूरा इकोसिस्टम। तो हम इसमें बेसिकली उसके बारे में जानते हैं। और इकोसिस्टम में हम यहाँ पे अब जो आपको फूड वेब जो है, खाद्य जाल जो है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। और कई सारे यहाँ पे पिरामिड्स जो हैं हमें वो पढ़ने होते हैं, बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पढ़ते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। एनर्जी का पिरामिड, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने सुन रखी है तो बस एक रिकॉल आपको मैं करवा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। आपको पता है हमारी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा थी, हमारे पास में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जंगलों का सफाया करते चले गए हम लोग, और क्या हुआ, जो मैक्सिमम जो पेड़ पौधे हैं या जंगली जीव जंतु थे वो लोग क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उनको कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इस एक तरीके से हम अपना गला खुद घोट रहे हैं। तो उसको ऐसा ना हो, हम लोग एकदम सही सलामत रहे, हमारा ये धरती सही से चलती रहे, पूरा रेगुलेशन में रहे। तो उसके लिए क्या है कि हमें उसको कंजर्व करना है। तो किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं, इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर आपका आता है एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे। आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, चाहे आप फैक्ट्रीज के थ्रू ले लीजिए, चाहे व्हीकल्स के थ्रू ले लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, सब कुछ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में। तो ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इन चीज़ों के बारे में जानें। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए, सबके लिए जरूरी होता है। ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ये आजकल ये जो आप देख रहे हैं, ये लगभग हर किसी के सिलेबस में जोड़ दिया गया है, हर किसी को लगभग पढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि इससे क्या क्या हमें नुकसान है और इससे कैसे हम बचा सकते हैं, किन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो चैप्टर है, 5 यूनिट जो है, इसमें आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि 11th के पोर्शन की तरह कि इसमें आपको ज़्यादातर याद करने, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी आपके पास था, बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें थी, पर अब आपके पास क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ाने में भी मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। जब हम उतने ही मजे से पढ़ाएंगे, आप उसके दुगने मजे से पढ़िएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और एकदम कंसंट्रेट होकर आप पढ़ेंगे तो पूरा NCERT 12th का कवर करना बहुत ही आसान काम है, एकदम आसान काम है। और अगर आप ढंग से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा लें, आपका तो भला ही होने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ जो है हम आज के इस वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।